नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल जो है पूरी तरह से यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए बनाया गया है। और इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चैनल पे नेट से रिलेटेड पहली वीडियो जा रही है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि नेट के फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस होता है उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना होता है, उसमें कितने यूनिट्स होते हैं, कितने यूनिट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, कहाँ कहाँ से उस टॉपिक को कवर करना है। इन सारी चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फर्स्ट पेपर का जो वेटेज है वो नेट के एग्ज़ाम में क्या रहने वाला है। हमें इसे कितना पढ़ना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में किसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, किसे कितना टाइम देना होता है। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस को जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जैसे कि किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए उसके रास्ते को जानना इतना जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नेट का फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस होता है उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना होता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी ऐसी लगती है कि आप लोगों को बेनिफिट इस चैनल से मिल सकता है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे इस नए चैनल को आप लोगों का सहयोग प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताते हैं कि जो नेट का फर्स्ट पेपर वाला पोर्शन है उसमें हम लोगों को टोटल 10 यूनिट्स पढ़ने होते हैं और एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 10 यूनिट से मिला के 50 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। 50 क्वेश्चन मिलते हैं और इसके लिए टाइमिंग जो डिसाइड किया गया है एनटीए के द्वारा वो 1 आवर का होता है। 1 घंटे की टाइमिंग फर्स्ट पेपर के लिए होती है और सेकंड पेपर के लिए जो होता है 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर में होते हैं और इसके लिए आपको 2 घंटे में दिए जाते हैं, यानी कि टोटल जो नेट का एग्जाम होता है वो 3 घंटे का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के और 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर के आते हैं। इन दोनों को मिला के आपको लगभग दोनों फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिला के ही आपका जो मार्क्स या परसेंटाइल जो होता है वो डिसाइड किया जाता है। तो दोनों पेपर पे ही ध्यान देना जरूरी होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि 10 यूनिट कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने होते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो यूनिट है उस यूनिट को आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड। क्योंकि फर्स्ट पेपर को दो ही नाम से जाना जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। बाकी 8 जो चैप्टर हैं उसके बारे में उतना कोई डिटेल से बात नहीं करता है, लेकिन फर्स्ट पेपर को टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से ही जाना जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें जो सबसे पहला चैप्टर है उसे पढ़ना है टीचिंग। टीचिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, टीचिंग की ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग कितने प्रकार की होती है, मेमोरी लेवल पे होती है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती है, एक रिफ्लेक्टिव लेवल पे टीचिंग होती है। उसके बाद टीचिंग के कौन कौन से गुण होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है उसे पढ़ना है कि टीचिंग की क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके बिना हम टीचिंग को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड में सेकंड चैप्टर जो है उसमें हमें पढ़ना है कि एक लर्नर जो होता है, जो चीज़ों को सीखता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एडल्ट लर्नर क्या होते हैं, एकेडमिक सोशल इमोशनल कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ने हैं। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है उसमें पढ़ना है कि फैक्टर ऑफ टीचिंग, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टीचिंग से रिलेटेड हैं, जैसे कि टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा। उसके बाद जो अगला चैप्टर है उसमें पढ़ना है मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग एजुकेशन जो होती है
कि उसमें कौन कौन से मेथड से हम लोगों को टीचिंग का प्रोसेस जो होता है वो होता है। एक होती है ऑफलाइन टीचिंग, एक ऑनलाइन टीचिंग होती है। वैसे ही आप लोगों ने कुछ ऐप के बारे में सुना होगा, जैसे कि स्वयं स्वयं ऐप है, और बहुत सारे ऐसे इस समय के मॉडर्न एजुकेशन में बहुत सारे ऐप बेस्ड टीचिंग को कराया जा रहा है, तो उसके बारे में भी इसमें हम लोग को देखना होगा। उसके बाद अगला जो पोर्शन है उसमें पढ़ना है कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, किसमें कौन कौन से ऐसे सिस्टम है जो टीचिंग को सपोर्ट करते हैं। एक ट्रेडिशनल मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम क्या है, टीचिंग में आईसीटी का रोल क्या होता है। आईसीटी एक अलग से यूनिट आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी, जिसमें बस हम लोग आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इसमें भी पढ़ना पड़ेगा कि टीचिंग के फील्ड में आईसीटी का क्या रोल होता है। इसके बाद जो सबसे लास्ट चैप्टर है इसमें, इवेल्युएशन सिस्टम, कि बच्चों के बच्चों के नॉलेज को कैसे इवेलुएट किया जाता है। इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि ग्रेड सिस्टम क्या होता है, परसेंटाइल सिस्टम क्या होता है, परसेंटेज सिस्टम क्या होता है, सीजीपीए क्या होता है या जीपीए क्या होता है। ऐसे बहुत सारे जो ग्रेडिंग सिस्टम है जिससे बच्चे के एग्जाम को इवेलुएट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। हायर एजुकेशन में क्रेडिट बेस्ड ग्रेड सिस्टम क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है, इनोवेशन इन इवेल्युएशन सिस्टम, इवेल्युएशन सिस्टम में कौन कौन सी नई नई प्रणालियां आ रही हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो ये रहा हमें फर्स्ट पेपर के बारे में सारा, फर्स्ट यूनिट के बारे में सारा डिटेल। हम लोग चलते हैं सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट जो है वो फर्स्ट पेपर के सेकेंड यूनिट को हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चन आते हैं, इस यूनिट से भी हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है रिसर्च। रिसर्च क्या होता है, मीनिंग ऑफ रिसर्च, कितने टाइप्स की रिसर्च होती हैं, रिसर्च की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, रिसर्च के फील्ड में क्या पॉजिटिविज्म है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, और अप्रोचेज ऑफ रिसर्च, रिसर्च को करने के लिए पॉजिटिविटी की अप्रोच क्या है और पॉजिटिविज्म क्या है, इन चीज़ों को देखना होगा। दूसरा जो चैप्टर है इसमें मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, डिस्पेरेटिव रिसर्च क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, इन सारी चीज़ों को देखना होगा सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में देखना होगा कि रिसर्च कितने टाइप्स, रिसर्च के स्टेप क्या हैं, रिसर्च करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर कौन कौन से, जैसे कि सबसे पहले किसी समस्या को चुनना होता है, उसके बाद उस समस्या का गहन अध्ययन करना होता है, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी इकट्ठा करनी होती हैं, उसके बाद उस पर थीसिस लिखा जाता है, उसके बाद उसको पब्लिश किया जाता है। तो ये रिसर्च के कुछ स्टेप हैं जो हम लोग बहुत डिटेल से जानेंगे। अ, चौथा चैप्टर जो इसमें थीसिस और आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, रिसर्च करने के बाद अगर हम लोग हायर एजुकेशन में अगर पीएचडी करेंगे तो हम लोगों को एक थीसिस लिखनी होती है और एक आर्टिकल राइटिंग करनी होती है। तो उस आर्टिकल राइटिंग में कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, किस किस स्टाइल को फॉलो किया जाता है, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। उसके बाद पांचवा जो चैप्टर है उसमें यही है कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। जो आईसीटी चैप्टर हम लोग आगे के यूनिट्स में पढ़ने वाले हैं, उसका जो प्रयोग होता है वो रिसर्च एप्टीट्यूड में कैसे किया जाता है, रिसर्च के फील्ड में आईसीटी के क्या यूजेज है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो लास्ट वाला चैप्टर है रिसर्च एथिक्स, कि अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो उसे कौन कौन से मोरल वैल्यूज को फॉलो करने चाहिए, उसमें कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जो एक रिसर्च करने वाले के अंदर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस पोर्शन में हम लोग पढ़ने वाले कि रिसर्च एथिक्स क्या होता है। अगला जो यूनिट है, यूनिट थर्ड, ये कॉन्फ्रेंसन, एक पैसेज आपको दिया जाएगा जिसे आपको पढ़ने के बाद उस पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसी पैसेज के आधार पे उस क्वेश्चन के आपको आंसर देने होंगे। वैसे ये यूनिट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट पेपर का सबसे सिंपल पोर्शन माना जाता है, कि कॉम्प्रिहेंशन के पांचों क्वेश्चन लगभग 90 से ऊपर सभी विद्यार्थियों के, 90% से ऊपर सभी विद्यार्थियों के सही होते हैं। तो तीसरा यूनिट ये था। अगला यूनिट जो है चौथा यूनिट, जो उसे हम लोग कम्युनिकेशन के नाम से जाने जाते हैं, संचार, कि कम्युनिकेशन
का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, कम्युनिकेशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उसके बाद जो इसमें अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटर कल्चरल ग्रुप्स जो हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लासरूम में एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस टाइप के कम्युनिकेशन होने चाहिए, इन सारी चीज़ों को हमें इस चैप्टर में देखना है। उसके बाद जो इसमें अगला चैप्टर है उसमें देखना है कि बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि कौन कौन से ऐसे दोष हैं जो किसी व्यक्ति के कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने से रोकते हैं। इसे बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद इसी में हम लोग को पढ़ना है कि मास मीडिया क्या होता है और उसका इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे क्या पड़ता है। यानी कि मास मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, ऐसी बहुत सारी चीजें जो मास मास मीडिया में आते हैं, जिससे कि बहुत सारे एक बार में बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। उसका जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या, सोसाइटी से उसका कैसा रिलेशन है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इस पोर्शन में यूनिट 4 में हम लोगों को इतने टॉपिक्स को देखने हैं। इसके बाद अगला जो यूनिट है, पांचवा यूनिट, उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें देखना है कि टाइप्स ऑफ रीजनिंग कौन कौन से होते हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स और रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन करके एक रीजनिंग में चैप्टर आता है, उसे भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो अगला है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इसमें कुछ अंकगणित के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेज, जैसे बहुत सारे अर्थमेटिक जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उससे कुछ टॉपिक्स को पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोगों को ये सारी चीज़ों को कवर करना होगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर है यूनिट 6। यूनिट 6 में हम लोगों को लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ना है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें आर्गुमेंट और स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है इसमें देखना है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद उनका कैटेगोरिकल प्रोपोर्शन क्या होता है, सॉरी, उनको कौन कौन से कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद मूड एंड फिगर के बारे में पढ़ना है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी के बारे में पढ़ना है, तर्क दोष जिसे बोलते हैं कि तर्क दोष क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को इस यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद यूजेज ऑफ लैंग्वेज। इसके बाद बहुत सारे ऐसे क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। उसके बाद अगला है कि इवेलुएटिंग एंड डिस्क्यूजिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। इसके बाद एनालॉजी एक चैप्टर इसमें पढ़ना है। उसके बाद वेन डायग्राम के बारे में हम लोग को पढ़ना है, सिंपल एंड मल्टीपल यूजेज ऑफ स्टेबलाइजिंग वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स। वेन डायग्राम से हम किस प्रकार से आर्गुमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों को हमें देखना है। उसके बाद इसमें जो अगला चैप्टर है वो इंडियन लॉजिक के बारे में है, कि मीन्स ऑफ नॉलेज। इंडियन लॉजिक के कुछ क्वेश्चन इसमें बनते हैं जो इंडियन लॉजिक से रिलेटेड होते हैं, तो उसे हम लोग अच्छे से देखेंगे। उसके बाद जो अगला चैप्टर है प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमना, शब्द, अर्थपति, अनुपलब्धि, ऐसे कुछ प्रमाण हैं जिसके बारे में हम लोग को बहुत डिटेल से पढ़ना होगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर है इसमें स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, इन्फ्रेंस क्या होते हैं, व्याप्ति क्या होती है, हेत्वाभास क्या होता है, हेत्वाभास, फेलिसी ऑफ इन्फेरेंस। यूनिट 6 में हमें इतनी सारी चीज़ों को देखना होगा, तो हम लोग इसे बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। यूनिट 7 जो है इसमें DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। अभी हम लोगों ने मैथमेटिकल रीजनिंग में कुछ बात किए थे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में, तो उसकी सहायता से कुछ डाटा DI के चैप्टर दिए होते हैं, जिसमें आपको एक ग्राफ दिया होगा, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दिक्कत यह है कि पिछले 2-3 जो नेट का एग्जाम है, 2-3 साल से जो एग्जाम हो रहा है, DI इतना हार्ड आ रहा है कि अच्छे अच्छों का मतलब हवा टाइट हो जाता है उसे सॉल्व करने में।
तो हमें इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, और थोड़ा इसमें कैलकुलेशन का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ने लगा है, तो थोड़ा हम लोग को ध्यान से पढ़ना होगा इसे, कि डाटा इंटरप्रिटेशन में कौन कौन से ग्राफ होते हैं, पाई ग्राफ क्या होता है, वो बार ग्राफ क्या होता है, ऐसे बहुत सारे जो ग्राफ के टाइप्स हैं उसे पढ़ना पड़ेगा। और इसमें जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि बार चार्ट, हिस्टोग्राम क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, टेबल चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है, डाटा का मैपिंग होता है वो कैसे किया जाता है, डाटा और गवर्नेंस का क्या संबंध होता है, इन सारी चीज़ों को इसमें हम लोग को देखना होगा। अगला जो यूनिट है, यूनिट 6, इसी को अभी मैं बोल रहा था कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। अगर इस पोर्शन को हम लोग अच्छे से पढ़ें तो ये पोर्शन जो है हम लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड में भी थोड़ी सी हेल्प करने वाला है, और रिसर्च एप्टीट्यूड में भी इसका योगदान रहने वाला है। तो आईसीटी के बारे में हम लोग पढ़ना है कि आईसीटी से रिलेटेड जो छोटे कुछ जनरल टर्म्स होते हैं उनको देखेंगे कि अ, उस टर्म्स के मतलब क्या होते हैं, और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी जो है आईसीटी से रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे कि एटीएम, सिम, ये सब जो टर्मिनोलॉजी है इनके फुल फॉर्म आसानी से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है इसमें, उसमें देखेंगे कि डिजिटल इनिशिएटिव जो है हायर एजुकेशन में कौन कौन से लिए गए हैं। अगला चैप्टर इसमें है कि आईसीटी और गवर्नेंस का क्या संबंध होता है, कि किसी देश के प्रशासन को चलाने में आईसीटी का क्या योगदान रहता है, कौन कौन से ऐसे ऐप हैं जो इस गवर्नमेंट के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इसमें बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। अगला जो यूनिट है, यूनिट 9, इसमें हम लोग को पढ़ना है पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ये यूनिट भी काफ़ी अच्छा है। इसमें हम लोग को देखना है कि डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, एमडीजी के बारे में पढ़ेंगे कि मिलेनियल गोल्स क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एसडीजी, एमडीजी, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल क्या हैं, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, मनुष्य और प्रकृति का क्या संबंध रहा है। इसमें कौन कौन से ऐसे एक्टिविटी मनुष्य के द्वारा प्रक्रिया है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, कौन कौन से ऐसे मनुष्य की क्रियाकलाप हैं जो प्रकृति को आगे बढ़ने में सहायक करता है, इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। इन्वायरमेंटल इशू क्या है इस समय, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंट की इशू क्या है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट कौन कौन से तरीके से किया जाता है, क्लाइमेट चेंज क्या है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है क्लाइमेट चेंज के, इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑफ ऑन ह्यूमन हेल्थ, कि एक प्रदूषक का मनुष्य की स्वास्थ्य पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस सारी चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि आर्सेनिक के बारे में अगर हम लोग देखें कि जहाँ जल में आर्सेनिक पाया जाता है उसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे पड़ता है। ऐसे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जिसका हम लोग देखेंगे कि मनुष्य के हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, सोलर, विंड, सॉयल, हाइड्रो, जियोथर्मल रिसोर्सेज क्या होते हैं, बायोमास क्या होता है, न्यूक्लियर रिसोर्स क्या है, और फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या है। अगला जो है कि नेचुरल हैजार्ड के बारे में हम लोग पढ़ना है, डिजास्टर मिटिगेंट्स, मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, कि कोई भी सरकार के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इन सब सारी चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है इसमें, उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि पूरे वर्ल्ड में इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट एंड कौन कौन से संधि वगैरह को किया गया है। जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन नेट 1986, नेशनल एक्शन प्लान क्या था, नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज क्या था, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि अगर देखा जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
क्योटो प्रोटोकॉल, जेनेवा कन्वेंशन, रियो अर्थ समिट, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिन लोगों को हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इस सारी चीज़ों को देखेंगे कि बायो रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, इन सब सारी चीज़ों को इसमें हम लोग देखेंगे। अगला जो है हायर एजुकेशन सिस्टम, ये यूनिट 10 है। फर्स्ट पेपर के लास्ट यूनिट को हायर एजुकेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, भारत के प्राचीन समय में हायर एजुकेशन को कैसे प्रोवाइड किया जाता था, उसे प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशन थे। जैसे कि आप लोगों ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा होगा, व ऐसे बहुत सारी जो प्राचीन भारत में जो यूनिवर्सिटीज थी, उनका क्या क्या योगदान रहा है एंशियंट इंडिया के समय हायर एजुकेशन को प्रोवाइड कराने में। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, इवेल्युएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, भारत की आज़ादी के बाद हायर लर्निंग एंड रिसर्च के क्षेत्र में कैसे कैसे इवेल्युएशन आया है, इस चीज़ को पढ़ना है। कौन कौन से ऐसे एजुकेशनल प्लान्स आए हैं, जैसे कि एनईपी अभी जो लास्ट में आया है, नेशनल एजुकेशन प्लान 2020, ये क्या था, इससे पहले कौन कौन सी पॉलिसी जो थी एजुकेशन से संबंधित, कैसे कैसे उसमें इवेल्युएशन आया है, इन सब सारी चीज़ों को पढ़ना होगा। उसके बाद अगला चैप्टर है ओरिएंटल कॉन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, इसको पढ़ना होगा। उसके बाद प्रोफेशनल लर्निंग क्या होती है, टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या होता है, इस चीज़ को देखना होगा। अगला जो चैप्टर है उसमें हम लोग को देखना है कि वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है, पॉलिसीज एंड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हायर एजुकेशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इस पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, इसका क्या रिलेशन है हायर एजुकेशन सिस्टम से, कौन कौन सी पॉलिसी है जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड रही हैं, गवर्नमेंट्स ने कौन कौन से कब कब इस पॉलिसी को लाया है, उस समय किसकी गवर्नमेंट थी, इस टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो ये रहा एनटीए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस, जिसे मैंने अभी आपको अच्छे से बताया कि किस किस टॉपिक को कैसे कैसे क्या क्या कवर करना होता है। तो अब मैं बात करता हूँ कि इसके लिए आप कौन कौन से बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले कि केवीएस मदान की एक बुक आती है, जिसे आप लोग अगर पढ़ सकें तो बहुत ही अच्छी बुक है, इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर जो हिंदी माध्यम वाले हैं उनके लिए दृष्टि की एक बुक आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की एक बुक आती है, जो फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अलावा आप लोग को पीवाईक्यू पे अधिक से अधिक फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। और इस चैनल के द्वारा जो भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा आने वाले समय में, उसको देखते रहिए, उससे ज़रूर से ज़रूर आपको लोग बेनिफिट होगा। लेकिन इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि इस हमारे साथ जुड़कर फर्स्ट पेपर की संपूर्ण तैयारी एक अच्छे तरीके से किया जाए, उनके लिए मैं बता दूं कि फर्स्ट पेपर के लिए इसी चैनल पे एक बैच को लॉन्च किया गया है, जिसमें हम लोग मिल के यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 के लिए फर्स्ट पेपर की पूरी तैयारी जो है टॉपिक टू टॉपिक वाइज आसानी से और सिंपल तरीके से करेंगे। ये बैच जो है पूरी तरीके से गूगल मीट पे चलाया जाएगा, जिससे कि क्लास जो है टू वे प्रोसेस को फॉलो करे, यानी कि ये क्लास पूरी तरह से इंटरेक्टिव क्लास होने वाली है, आप लोगों से बातचीत और लाइव क्लास लिया जाएगा। इसके अलावा इस क्लास में डेली लाइव क्लास चलने वाली है इस बैच में। इसके बाद मैंने जो अपने लिए जो नोट्स बनाए थे वो सभी नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। एवरी संडे, प्रत्येक संडे को स्पेशल क्लास, 20 से ऊपर टेस्ट लिए जाएंगे, 5000 से ऊपर पीवाईक्यू डिस्कशन कराया जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कभी भी हमसे कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये क्लास जो है पूरी तरह से बाइलिंगुअल होने वाला है, नोट्स जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद अगर आप हमसे ऑफलाइन मिल के किसी चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं तो ये भी फैसिलिटी आपको दी जाएगी।
उसके बाद मोटिवेशनल क्लास, डाउट क्लियर सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस क्लास की जो बैच की जो फीस है अभी फ़िलहाल 1499 रुपये रखी गई है। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ के फर्स्ट पेपर की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच में इनरोल होइए, और इससे अधिक कोई जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से जुड़ के आप लोगों को आने वाले समय में कुछ बेनिफिट मिलने वाला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, जिससे कि इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियो या छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वीडियो का लाभ आप लोगों को मिल सके।